अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। जी, आज 240 बिलियन के मेगा प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल दिया गया है पूरे पाकिस्तान के लिए। और जो मीटिंग हुई है वो एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की है, जिसमें अप्रूव किए गए हैं 240 बिलियन वर्थ के मेगा प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंक्लूडेड है जो मतलब बेसिक मकसद है उसका, वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए और पूरे पाकिस्तान में एनर्जी कैपेसिटी को भी इम्प्रूव किया जाए। इसमें जो प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं उसमें एक्सपेंशन है रावलपिंडी के अंदर AFIC NISD हॉस्पिटल की, प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, और इसके अलावा कराची में येलो लाइन BRT कॉरिडोर की। और जो फोर्थ नंबर पे आता है वो 34 पॉइंट मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। जी, गोल्ड की बात की जाए तो 3 लूजिंग सेशंस के बाद गोल्ड ने रीबाउंड किया है और 24,000 पे पाकिस्तान में तोला के हिसाब से प्राइस भरी है। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो डॉलर के हिसाब से $240 का इजाफा हुआ है और जो क्लोजिंग प्राइस रही है वो 4,916 पर आउंस के हिसाब से गोल्ड ने क्लोज़ किया है। उसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में 24,000 रुपये तोला के हिसाब से गेन आया है और 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस रही है 5,14,362 रुपये। जी, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेज़ोल्यूशन तय पाया है कि अगले 2 सालों के अंदर जो ट्रेड है उसको 2 बिलियन से भी ज़्यादा किया जाएगा। याद रहे कि जो पिछला 1 साल है उसके अंदर जो ट्रेड रहा है वो $450 मिलियन डॉलर का रहा है और अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है उज़्बेकिस्तान के साथ कि जो ट्रेड है पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान वो $2 बिलियन से भी ऊपर चला जाए। इसके अलावा बाकी और डिफरेंट जो इकनॉमिक फ़ील्ड्स हैं उसके अंदर भी दोनों मुल्क चाह रहे हैं कि कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ाया जाए। जी, जिस तरह पाकिस्तान के ताल्लुकात आप देख सकते हैं पिछले 2 से 3 सालों में काफ़ी कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। इसी तरह कनाडा भी जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड को बेहतर बनाना चाह रहा है और इन्वेस्टमेंट को भी बेहतर बनाना चाह रहा है। कनाडा की जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक के अंदर भी है और एग्रीकल्चर में भी कनाडा इंटरेस्टेड है कि ट्रेड भी किया जाए पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ अपना जो बिज़नेस है उसको बढ़ाया जाए। कैनेडियन कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे बिज़नेस बढ़ाया जाए पाकिस्तान में अपना। और आप इसकी रीज़न्स जान सकते हैं कि जब भी किसी खित्ता के अंदर किसी कंट्री के अंदर पीस कायम हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में पिछले 2 से 3 सालों में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। काफ़ी लोग मेरे इस बात से इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 से 3 सालों में काफ़ी सुकून रहा है, कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में किसी भी खित्ता के अंदर, तो लोग उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भी प्लेस करते हैं और वहाँ की काफ़ी चीज़ों में बिज़नेस भी बढ़ता है, स्टॉक मार्केट भी बढ़ती है और इसके साथ साथ टूरिज़म में भी इजाफा होता है। तो इसके अलावा सिर्फ कनाडा नहीं है और काफ़ी कंट्रीज़ हैं, जिस तरह लास्ट बात मैंने उज़्बेकिस्तान की, तो हर कंट्री के साथ पाकिस्तान किसी न किसी तरह से एग्रीमेंट्स जो है वो कर रहा है किसी ना किसी लेवल के ऊपर जाकर। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वॉर हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने क्लियरली विन किया था, उसके बाद ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक डिफरेंट व्यू से देखी जा रही है और पाकिस्तान को बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर रिकॉग्नाइज़ किया गया है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आई हैं। जी, जनवरी के महीने में सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो सीमेंट की जो सेल्स हैं उसके अंदर 12% का इजाफा हुआ है। जी, इसके अलावा दुबई के हवाले से न्यूज़ है कि $2 बिलियन का दुबई ने जो लोन है उसको 1 मंथ के लिए रोल ओवर किया है। मैं उस न्यूज़ को ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिली नहीं, तो फिर भी वैसे ही आपसे शेयर कर देता हूँ विदाउट एनी रेफरेंस। जैसे ही अगर मुझे इन बिटवीन याद आता है कि किस प्लेटफॉर्म पे मैंने वो देखी थी तो मैं दोबारा उस न्यूज़ को पूरी की पूरी जो वीडियो है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपसे लिंक भी शेयर कर दूँगा। अच्छा जी, आज की मार्केट की सिचुएशन तो आपके सामने ही है। यस्टरडे जब आपसे बात हुई थी तो मार्केट के सपोर्ट लेवल पे डिस्कशन थी कि 185 का लेवल अगर मार्केट सिक्योर करती है तो 187 का लेवल लग सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की भी जो
मार्केट की फ़ंडामेंटल और टेक्निकल लेवल के ऊपर बात थी वो भी सच साबित हुई है। आज के दिन की जो क्लोजिंग प्राइस रही है वो 186,900 पे क्लोज़ किया है मार्केट ने। मार्केट का जो हाई था वो 187,518 था, जो कि क्लोजिंग के बिल्कुल पास है। और लो की बात की जाए तो 185,545 मार्केट ने आज लो बनाया है। वॉल्यूम कल के निस्बत कंपैरेटिवली बेहतर लगे हैं। 390 मिलियन का आज के एस 100 में वॉल्यूम देखा गया। और इसके अलावा मार्केट का अगर ग्राफ देखें आज डे का ग्राफ, तो थोड़ा सा इस सिनेरियो में ग्राफ जा रहा है, जो कि ये चीज़ दिखाता है कि मार्केट इस लेवल पे जाके यहाँ पे रुक गई है। यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रही, जो कि आप देख सकते हैं फर्स्ट हाफ में मार्केट जिस लेवल के ऊपर पहुँची थी, फर्स्ट आवर कह लें या फर्स्ट हाफ में, मार्केट ने क्लोजिंग भी उसी लेवल के ऊपर दी है। बाकी सारा दिन जिस लेवल के ऊपर ट्रेड करती रही है उस पर सस्टेन नहीं कर पाई। हाल तो फिर भी मार्केट की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है। फंडामेंटल लेवल के ऊपर आज कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। एक न्यूज़ बिल्कुल मैं और भी आपसे शेयर कर देता हूँ, आप टीवी पे भी देख रहे होंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दावत दी है कि ईरान के साथ जो उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें साथ शमूलियत इख्तियार करे और कोशिश करे कि दोनों कंट्री के दरमियान एक मुशावरत कायम करे और जल्द अज जल्द ऑब्वियसली जब पाकिस्तान इसके अंदर अपनी राय पेश करेगा तो पाकिस्तान भी यही चाहेगा कि खित्ते के अंदर अमन कायम हो और रेजोल्यूशन की तरफ मामला जो है वो जाए और दोनों कंट्रीज़ के लिए चीज़ बेहतरी हो। जब खित्ते के अंदर अमन होगा तो पाकिस्तान के लिए भी ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी। अच्छा जी, ये तो हमने इसको बेसिक चीज़ पे डिस्कस कर लिया। बाकी टेक्निकल लेवल पे हम देखते हैं कल। यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करता जाऊँ कि मार्केट का 188 का लेवल जो है वो बहुत नज़दीक है। हो सकता है कि कल मार्केट के अंदर 188 के का लेवल देखने को आपको मिले और अगर 188 के और 188,500 के ऊपर मार्केट बंद होती है, 188,500 के ऊपर अगर मार्केट बंद होती है तो फिर हमें 190 का लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल का जो वर्किंग डे है लास्ट वर्किंग डे है, तो मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो यही हैं कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव एंड के ऊपर क्लोजिंग दे। उससे हमारा वीकली चार्ट भी जो है वो काफ़ी मजबूत होगा और बाकी हम टेक्निकल लेवल के ऊपर जब जाते हैं तो डिटेल में वहाँ पे उसके ऊपर बात करेंगे। आज के टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो पहले नंबर पे के इलेक्ट्रिक है। आज के दिन के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। बाकी बेसिक चीज़ें तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। इसमें एक जो पॉइंट मैंने कल भी आपको हाईलाइट किया था, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फ्री फ्लोट शेयर्स जो हैं वो सिर्फ 10% है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है और मुझे लगता है कि ये कंपनी की ग्रोथ में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होने वाली है कि सिर्फ 10% अगर सिर्फ पब्लिक के पास है, 90% कंपनी के पास है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। कंपनी की प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी इससे और सिर्फ 10% भी काफ़ी है ट्रेडिंग के लिए अगर उस लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन ग्रोथ में मुझे लगता है कि ये शेयर पीआईए और बाकियों को भी पीछे छोड़ सकता है अगर इसके फंडामेंटल लेवल पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आज के अगर ग्राफ की बात करें तो थोड़ा सा इस तरह का ग्राफ मार्केट ने शो किया है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में देखें तो अपवर्ड लेवल के ऊपर ही इसका जो आज रुझान रहा है पॉजिटिव ही रहा है सारा दिन। आज के दिन का जो हाई बनाया है वो 7.39 और जो लो बना वो 7.11 रहा है और जो वॉल्यूम रहे हैं वो 99 मिलियन के रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन का वॉल्यूम आज के इलेक्ट्रिक में देखने को मिला है। बाकी सारी चीज़ें तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। आप इसकी जो भी फंडामेंटल चीज़ें देखना चाहते हैं, अर्निंग पर शेयर और तमाम चीज़ें, ग्रोथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वापस चलते हैं मेन पेज के ऊपर। जी, दूसरे नंबर पर FNEL है, जिसको मैंने अपनी सेपरेट वीडियो बनाकर इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की है कि इसकी प्राइस जो है वो एकदम से 1.65 पे कैसे आ गई, फेस वैल्यू क्या होती है और उसके अलावा मतलब 10 to 1 तमाम चीज़ें मैंने उसके अंदर डिस्कस कर दी हैं। तो आप वो वीडियो, इससे पहले की वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें जाके। बैंक ऑफ पंजाब जो है जी दोबारा से लिस्ट में आ चुका हुआ है। जैसे कि लास्ट 2-3 वीडियोस पहले बात हुई थी कि 38.5 के राउंड अबाउट अगर मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन फिर भी मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो लॉन्ग रन के लिए ही है। इसके थोड़े से ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं
थोड़ा थोड़ा स्टडी इसलिए कर रहा हूँ कि बात उस पर बिल्कुल मुख्तसर सी, क्योंकि डिटेल में बात करने की इसमें गुंजाइश अभी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ऊपर आ चुका है, लॉन्गर रन का शेयर है। और पहले जो फर्स्ट 2 हाफ है ये मार्केट की परफॉर्मेंस और उसके बाद मार्केट की परफॉर्मेंस ये रही है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो परफॉर्म करना है वो यहाँ तक कर चुकी थी क्लोजिंग के हवाले से, और बाकी टाइम जो रहा है वो मार्केट ऊपर वाले लेवल पे सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग हुई है, और क्लोजिंग मार्केट की इसी लेवल के ऊपर हुई है जो कि 40.04 है। लो मार्केट ने जो आज बनाया वो 38.53 का, और जो हाई बनाया वो 40.98 का रहा है। तो उस हिसाब से जो क्लोजिंग की बात की जाए तो वो क्लोजिंग के पास पास हाई ही है। 1 ईयर चेंज टू 91% है, टिल डेट 3.84% रिटर्न रहा है बैंक ऑफ पंजाब का। और बाकी इसकी भी बात की जा सकती है। फ्री फ्लोट 42.24% है। ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। 2021 में अर्निंग 4.18 थी, 2022 में कम हो गई, 2023 में स्लाइटली अप हुई और 2024 में दोबारा ऊपर हो गई। अगर 4-5 सालों की अर्निंग की ग्रोथ देखें तो कोई ख़ास ग्रोथ नहीं है, लेकिन ये है कि पॉजिटिव लेवल पे ही इसने रखा है अपने आप को। और उसके बाद अगर हम बात करें, जो कि इंटरेस्टिंग बात है, करने वाली भी बात है, जो मार्कअप अर्न किया है बैंक ऑफ पंजाब ने, क्योंकि सूद की इनकम है, तो बैंक ऑफ पंजाब में ना ही इन्वेस्ट करें। जो इस्लामिक में डील करते हैं वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके जो प्रोजेक्शंस हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 81 मिलियन का रहा है जी जो अर्निंग रही है 2021 में। 2022 में 137 मिलियन कमाया है, 2023 में 327 मिलियन और 2024 में 343 मिलियन अर्न किया है बैंक ऑफ पंजाब ने। तो ये जो ग्रोथ है ये बहुत मैटर कर रही है इसकी समझ लें कि पॉजिटिव होने में और कंपनी की ग्रोथ के अंदर में। टोटल इनकम की बात की जाए तो बिल्कुल उसके नीचे है, 37 मिलियन अर्न किया है 2021 में, 2022 में 41 और 2023 में 58, और लगातार इसमें अपवर्ड ट्रेंड ही रहा है 70। ठीक हो गया है जी। अच्छा, ये जो मैं अर्निंग्स बता रहा हूँ आपको, इसमें मिलियंस सॉरी थाउजेंड्स ऐड नहीं है, आप इस सब में थाउजेंड्स ऐड करेंगे बाद में। ठीक है। और उसके बाद फिर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है उसमें भी कंटिन्यूस ग्रोथ है यहाँ से। ये बिल्कुल 2021 में ज़्यादा था, 2022 में कम हुआ, फिर 2023 में भरा और 2024 में फिर भर गया। तो ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें इनकम का तो मार्कअप अर्न जो अर्निंग है कंपनी की बैंक ऑफ पंजाब की वो भी ज़्यादा ही है, पॉजिटिव है वो भी। जी डिविडेंड की बात करें 10% और 18% डिविडेंड कंपनी 2025 में दे चुकी है। ये था जी बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब पे भी कोशिश करते हैं कि जी सेपरेट एक वीडियो बनाएं जिसमें डिटेल पे इसके ऊपर डिस्कशन भी करें। जी नेक्स्ट बारी है जी हेस्कोल की। नॉन कंप्लाइंट है, आजकल कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है। नेशनल बैंक के साथ इनकी जो डेट फाइनेंसिंग वाला मामला है वो भी चल रहा है, उसके हवाले से भी आज न्यूज़ आई थी। आई थिंक अप्रूवल का वेट किया जा रहा है। तो देखें अगर अप्रूव होता है और इसकी ये नॉन कंप्लाइंट से अगर हेस्कोल निकलता है तो पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है, हो सकता है डेली बेसिस पे भी ये पॉइंट डिस्कस हो। अगर हेस्कोल निकलता है जी नॉन कंप्लाइंट से, तो जी ये शेयर अगर नॉन कंप्लाइंट में होते हुए 25 और 29 का हाई लगा चुका है, तो अगर ये इससे निकल जाता है तो ये 100 भी क्रॉस कर सकता है। आल्दो मेरी पर्सनल बाइंग जो लेवल थे वो 3 से 10 थे, अभी मैं बाइंग लेवल को सजेस्ट नहीं करता, लेकिन एक रियलिटी भी है कि अगर ये इससे निकलता है तो ये 100 पर भी जा सकता है। लेकिन बाय करने से पहले आपने सोचना है कि नॉन कंप्लाइंट में जब भी आप किसी शेयर को बाय करेंगे तो आपको 100% लॉस भी हो सकता है, तो आपका रिस्क सारे का सारा आपका ही होगा। ठीक है जी। उसके बाद LSEVL है,
टॉप में WTL का तो मैं डेली बेसिस पे आपको बताता ही हूँ, यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ। WTL आपको टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में मिलता ही मिलता है और इसकी जो रेंज है वो बहुत ही 0.5 से 2-3 की है। इसने एक हाई बनाया था एक टाइम के ऊपर 5 रुपये के राउंड अबाउट, और अगर ये 5 रुपये को क्रॉस करता है 10, 15, 20, 50 पे जा सकता है। अगर PIA जा सकता है तो WTL भी जा सकता है। नेक्स्ट पे जी सिनर्जी है, रिफाइनरी की कंपनी है और ये भी आपको टॉप 20-30 में नज़र आएगा। सबसे बड़ी पाकिस्तान की रिफाइनरी कंपनी है सिनर्जी। कुछ बेसिक इश्यूज़ की वजह से नहीं चल पा रही है। जैसे ही वो इशू रिज़ोल्व होंगे, इसने ऑल टाइम हाई तकरीबन 45 का बना चुका है। तो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई जो है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 100, 120, 150 का हो सकता है। मेरी बाइंग रेंज, पर्सनल रेंज के अंदर सिनर्जी अभी भी है, तकरीबन 3 से 10 की बाइंग रेंज बनती है इसकी। मेरी बाइंग रेंज कुछ इसी तरह की होती है, जिसमें ये लॉन्गर रन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करता हूँ। इसीलिए रेंज आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। ये 3 से 10 रुपये के दरमियान बहुत मैंने गैप रखा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है वेव्स, भी टॉप 10 में था। NPL और NCPL भी आई थिंक यहाँ पे जाके अब स्टैंड कर रहे हैं, ये भी टॉप 10 पे आ गए हैं। दोनों की परफॉर्मेंस पिछले 1.5 से 2 हफ्ते में काफ़ी अच्छी रही है और अब जाके थोड़ा सा समझ लें ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं ये एक दूसरे को। जी, नेक्स्ट लेवल पे अब हम थोड़ा सेक्टर को डिस्कस करते हैं। फ़िल्टर बाय में सेक्टर्स की बात करेंगे, उसके टॉप परफॉर्मर्स की बात करेंगे कि सेक्टर की सिचुएशन कैसी रही और उसका टॉप शेयर जो था वो कौन था और उसने कैसा परफॉर्म किया। बहुत ही मुख्तसर सी बात करेंगे सेक्टर वाइज में। जी सेक्टर जी, जो ऑटोमोबाइल असेंबलर्स हैं पॉजिटिव रहा है और जो टॉप परफॉर्मर रहा है वो 3.77% के साथ रहा है जी। ये GHNI गंधारा इंडस्ट्रीज़। सेक्टर तो ओवरऑल पॉजिटिव ही रहा। उसके बाद पार्ट्स एंड एसेसरीज़ की बात करें तो पूरे का पूरा सेक्टर ही पॉजिटिव है। परसेंटेज वाइज देखें तो 1.93% के साथ BWHL जो है टॉप परफॉर्मर रहा है सेक्टर का। नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं सीमेंट की। मैं कई सेक्टर बीच में से मिस कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो टॉप बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उन्हीं की बात की जाए। तो नो डाउट जी, आज सीमेंट सेक्टर भी तकरीबन सारे का सारा पॉजिटिव ही है। परसेंटेज वाइज देखें तो 10% रिटर्न है फैक्टो सीमेंट का जी। उसके बाद पावर सीमेंट जो है उसका भी 9.98% रहा है, लेकिन फैक्टो जो है वो पूरे का पूरा 10% रिटर्न है। तो पहले नंबर पर फैक्टो और बिल्कुल हम उसको भी, पावर को भी कंक्लूड करेंगे उसके अंदर ही। पावर में थोड़ा सा मैं इसको एक बार ओवरव्यू कर लूँ। ये पावर के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। हर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, कुछ कंपनीज़ के प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। वॉल्यूम आप देख सकते हैं इनमें कम ही नज़र आएगा आपको। तो जी आज की परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी रही है, तकरीबन 9.98% का रिटर्न इसके जो है प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं पावर सीमेंट के उसने दिया है। 52 वीक की जो रेंज है उसके आसपास ही है, 32 और 9.37 रही है 52 वीक्स की रेंज। जी सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं, केमिकल की बात कर लेते हैं। केमिकल सेक्टर में भी मिला जुला रुझान तो है, लेकिन ज़्यादा जो नज़र आ रहे हैं वो ग्रीन ही हैं। ग्रीन में 5.72 दिया है GCWL ने। देखते हैं इससे ज़्यादा भी किसी ने रिटर्न दिया है कि नहीं जी। तो पहले नंबर पे जिस कंपनी ने परफॉर्म किया है वो है जी GCWL और रिटर्न्स रहे हैं आज के दिन में 5.72%। केमिकल सेक्टर का टॉप परफॉर्मर रहा है। केमिकल सेक्टर के बाद फर्टिलाइज़र में देखते हैं कि जी पॉजिटिव रुझान था बिल्कुल नो डाउट, और टॉप परफॉर्मर रहा है AGL। कंपनी का नाम भी आपको बता देता हूँ मैं, एग्रीटेक आई थिंक होगी, और जी बिल्कुल एग्रीटेक लिमिटेड है। थोड़ा सा इसको स्टडी भी कर लेते हैं।
5 सालों की परफॉर्मेंस यहाँ पे मैं निकालूंगा, जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। बिल्कुल जिस तरह मैं कहता हूँ 3 रुपये का शेयर 100 पे जा सकता है, तो कई लोग नहीं मानते। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ये प्राइस है 3-4 रुपये के दरमियान ये मूव करता रहा है। और अभी की अगर रेशो देखें, मैं ग्राफ में भी आपको दिखा देता हूँ, ये जी इसका ग्राफ है। और जो इसने प्रॉफिट दिया है 3 से 70 का, तो वो तकरीबन कोई 25 टाइम्स, बिल्कुल 25 टाइम्स रिटर्न बनता है 5 सालों के अंदर। 2500% रिटर्न एग्रीटेक ने दिया है पिछले 5 सालों में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। थोड़ा सा कंपनी की प्रोफाइल स्टडी करते हैं। वेरी गुड, इट इज़ द सेकंड कंपनी आफ्टर के इलेक्ट्रिक जिसके फ्री फ्लोट जो है वो 10% है। अर्निंग वाइज बात की जाए तो 2022 की 7.53 लॉस पर शेयर था, फिर 2.77 अर्निंग पर शेयर आई, फिर लॉस आ गया और उसके बाद 5.36 जो है वो अर्निंग दोबारा से आ गई। डिविडेंड ओबियसली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं इससे, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट रेशो है वो 2500% रिटर्न इसने पिछले 5 सालों में दिया है। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुकी है कंपनी। तो जी ये चीज़ें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, जो कि गोल्ड को भी आउट परफॉर्म करता है। अगर हम गोल्ड की बात करें, यहाँ पे बात छिड़ ही गई है, तो AGL का मैंने एक वीडियो भी बनाई है, गोल्ड वर्सेस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। पिछले 5 सालों का रिटर्न है जी 2500%, और गोल्ड का जो पिछले 5 सालों का रिटर्न रहा है वो 190% रहा है। तो गोल्ड AGL के पास भी नहीं है जी। गोल्ड का रिटर्न सिर्फ 190% है और AGL का रिटर्न 2500% रहा है। इस तरह के शेयर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। पूरी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को एक बार खंगालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन कौन से शेयर्स जो हैं वो लो लेवल पे पड़े हुए हैं। जिस तरह मैं अभी WTL के हक़ में हूँ और मुझे नज़र आता है कि WTL जो है वो आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो मतलब ये मेरी प्रेडिक्शंस नहीं कह सकते उसको, ये मेरा बिलीव है। लेकिन रिस्क भी है। आपकी होल्डिंग पावर, सारी गेम ही होल्डिंग पावर की है। जितना आपकी होल्डिंग पावर है, जितने आपके नर्व स्ट्रॉन्ग हैं, उतनी आप बेहतर प्रॉफिट और अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, फर्टिलाइज़र भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनीज़ की तरफ। प्रेशर था तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी सेक्टर की आज ग्रोथ कोई ख़ास नहीं रही होगी। इसी वजह से जो KMI 30 आज रहा है उसमें काफ़ी प्रेशर रहा है। बल्कि हाँ, अभी से ही स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि मैं इंडस जो हैं उनको डेली बेसिस पे उस डिस्क्राइब नहीं करता। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जी इंडसेस जो हैं KSE 100, KMI 30 और जो मेजर हैं KSE 30, इनके ऊपर भी डिस्कशन की जाए। तो जी ये परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नेगेटिव रहे हैं, सिर्फ OGDC स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज किया है। उसके बाद जी आ जाता है मार्केटिंग कंपनीज़, तो वो भी नेगेटिव थी। इसका मतलब है कि एनर्जी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म आज नहीं किया होगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, इसमें अगर हम देखें तो PSO 2.34% के साथ टॉप परफॉर्मर रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का। जी बेसिक हमने सेक्टर्स कवर कर लिए हैं। अब इंडेक्सेस की बात करते हैं। KSE 100 का मतलब ये है कि 100 कंपनीज़, इसके अंदर टॉप 100 कंपनीज़ जो हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, उसके ऊपर KSE 100 मुश्तमिल है, जो मंथली बेसिस पे उसके अंदर शफलिंग भी की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और तमाम चीज़ों के। और उसके बाद फिर ऑल शेयर है, जिसमें तमाम शेयर्स आ जाते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के, और उनकी एवरेज आउट करके जो भी पॉइंट्स हैं वो अप एंड डाउन डेली बेसिस पे होते हैं। KSE 30 की बात करें तो KSE 30 के अंदर 30 टॉप शेयर्स हैं। आज मैं न्यूज़ भी पढ़ रहा था कि एयरलिंक को भी KSE 30 के अंदर शामिल कर दिया गया है। यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। KSE 30 जी, KSE 30 के अंदर ये हमें इसको पहले करना पड़ेगा जी। KSE 30 को हमने कर लिया। यहाँ पे अगर आप दोनों सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपको, अगर आप KSE 30 सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे अगर आप किसी को सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो उसी सेक्टर के, अगर कोई शेयर उस इंडेक्स में मौजूद होगा तो वो आपको दिखाएगा, टोटल KSE 30 के शेयर नहीं दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको फिर यहाँ पे डी सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर KSE 30, KSE 100 जिसको भी आपने देखना है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी ये तमाम शेयर्स हैं। और इसमें अगर हमने इसको किसी को सर्च करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एयरलिंक सर्च करना है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अनाउंसमेंट क्योंकि आज आई है तो हो सकता है कल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए एयरलिंक। तो KSE 30 का मैं आपको बता रहा था कि टॉप 30 शेयर्स जो हैं उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। KMI 30 जो है वो कराची मीज़ान इस्लामिक इंडस है, जो कि 30 शेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें तमाम शरिया कंप्लाइंट जो शेयर्स हैं वही ट्रेड करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो ये हम टॉप जो शेयर्स हैं इसके ऊपर बात किया करेंगे। इसके अलावा KMI ओल्ड शेयर का भी मैं आपको बताता चलूँ। जो KMI ओल्ड शेयर है इसके अंदर जितने भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शरिया कंप्लाइंट शेयर्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसके अंदर कोई भी नॉन शरिया कंप्लाइंट जो शेयर है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होता। बाकी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मौजूद हैं जिसके ऊपर सेपरेटली मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा। ख़ास तौर पे एक ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड 20 का एक इंडस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि 20 ऐसे शेयर्स पे मुश्तमिल है जो कि टॉप डिविडेंड देते हैं पूरे साल के अंदर। तो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तमाम इंडस को मैं कवर करूंगा ताकि आपके समझने के लिए आसानी हो, लेकिन डेली बेसिस पे टॉप जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर बात की जाएगी, वो भी बहुत शॉर्ट के हिसाब से। तो जी ये हमने सेक्टर और फंडामेंटल लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस रही है उस पर बात की है। अब हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलते हैं कि जी टेक्निकल लेवल पे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। जी तो कल जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि चार्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो एक्चुअल उसके ऊपर बात हो नहीं पाई कि किस तरह से आपको उस चीज़ को क्लियर करूं मैं। तो ये चार्ट था जिसकी बिना पे मैं ये समझ रहा था कि मार्केट में एंट्री बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वो प्रूफ भी किया। आज के दिन जो मार्केट की क्लोजिंग रही है वो आपके सामने है कि KSE 100 ने 1% के इजाफे के साथ पॉजिटिव लेवल पर क्लोजिंग दी है, और उसी तरह KMI 30 में जो लोग काम करते हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली 1% के पास ही क्लोज़ किया है। एक्चुअल जो परसेंटेज है वो भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। पहले हम इसके फंडामेंटल्स डिस्कस कर लें, टेक्निकल लेवल के ऊपर क्या चीज़ें आज चली हैं। तो मार्केट ने आज अपना जो हाई बनाया है वो 187.518 का बनाया है, लेकिन उस पे स्टैंड नहीं कर पाई। इवन 187 का भी लेवल उसने सिक्योर नहीं किया, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि कल के दिन मार्केट जो है वो 188 का लेवल लगा सकती है। बहुत करीब है, सिर्फ 1100 पॉइंट्स हैं, और यहाँ से 1100 पॉइंट्स डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। अगर 188 का लेवल कल मार्केट सिक्योर करती है तो मंडे वाले दिन आपने 191 और 192 का लेवल एक्सपेक्ट करना है, जो कि न्यू लेवल होने वाला है। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस मार्केट के साथ बहुत हाई हैं। मार्केट अपने बुलिश मोड में दोबारा आ रहा है। तमाम चीज़ें सॉल्व आउट हैं। ईरान और अमेरिका का जो मामला है वो भी चीज़ें कंक्लूड हो चुकी हैं, तकरीबन कंक्लूडेड हैं। थोड़ी बहुत उनके दरमियान आर्ग्यूमेंट्स होंगी, लेकिन अभी तक जंग का मामला नहीं है। इल्ला माशाल्लाह रात को कोई न्यूज़ आ जाए कल और कोई जंग छिड़ जाए वो अलहदा बात है, लेकिन फॉर द टाइमिंग ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के ऊपर ऐसा नेगेटिव उसका असर नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकल लेवल पे जब कोई टेंशन होती है तो पूरे के पूरे खित्ते के ऊपर उसका असर और नेगेटिव मामला जो है वो जाता है। पॉजिटिव होगी खबर तो पॉजिटिव असर जाएगा, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव जाएगा। जी वीकली लेवल के ऊपर बात करें तो लास्ट वीक का जो ग्राफ था, जी लास्ट वीक का जो ग्राफ था वो तो नेगेटिव था। अगर तो ये ग्राफ वीक का इस लेवल के ऊपर बंद होता है तो नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, और आई एम एक्सपेक्टिंग 195-200 के का लेवल मार्केट अगले हफ्ते के अंदर अपना अबूर कर सकती है। जी नेक्स्ट में देखें तो मंथ वाइज चार्ट देखें तो मंथ वाइज चार्ट बिल्ड हो रहा है अपना। लास्ट मंथ की जो परफॉर्मेंस रही है ये आपके सामने है जी। लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। मार्केट ने अपना हाई बनाया लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाई। अब मार्केट ने इस मंथ के अंदर जो स्टार्ट लिया है, थोड़ी सी डिप ली है, लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट ने रिकवर कर लिया है। थोड़े बहुत प्रेशर को समझ लें मार्केट ने रिजोल्व कर लिया है। अब अगर मार्केट अपना हाई बना लेती है इसी मंथ के अंदर तो वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है नेक्स्ट मंथ के लिए, जो कि मार्च का महीना है। चलें जी, ये हमने इसको डिस्कस कर लिया। KMI 30 की बात आपसे मैं कर रहा था, तो KMI 30 की परफॉर्मेंस भी कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग शरिया कंप्लाइंट में काम करते हैं, अलमीज़ान है और जितने भी बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं, एटलस भी इस्लामिक में करता है, वो भी KMI 30 में करते हैं, और
क्या HBL है, जितने भी इस्लामिक लेवल के ऊपर करते हैं वो KMI 30 के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। वन डे की परफॉर्मेंस चार्ट के ऊपर देखा जाए तो 0.72% रिटर्न दिया है, जिससे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आती है कि जो KMI 30 में इस्लामिक वाला लेवल था उसमें प्रेशर रहा है, और वो प्रेशर मैं आपको बता देता हूँ। एनर्जी OGDC और जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं या एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं वो आज प्रेशर में थी, तो आई थिंक उनका प्रेशर जो है इसके ऊपर आया है। अदर देन डैट बाकी सेक्टर्स हमने टॉप देखे हैं वो तमाम पॉजिटिव थे, लेकिन ये सेक्टर जो है वो नेगेटिव रहा है। थोड़ा सा मतलब प्रेशर में रहा है मैक्सिमम 90%। तो उसका प्रेशर जो है आप म्यूचुअल फ़ंड की जो हम नैव अब देखेंगे जाके उसके अंदर भी हमें नज़र आएगा कि म्यूचुअल फ़ंड के जो स्टॉक फंड्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया होगा। आल 0.72% भी एक अच्छी रिकवरी है, लेकिन जो मार्केट ऑलरेडी ये डिप दे चुकी है, अभी मार्केट इसकी रिकवरी में ही है। उम्मीद है कि इस वीक के साथ एक अच्छा रिकवरी रीबाउंड मार्केट करेगी और अगले वीक के अंदर मार्केट अच्छा प्रॉफिट जो है वो डिलीवर कर सकती है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है जी म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड ऑफ पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगर वेबसाइट चल रही है या नहीं। कभी कभी आपको पता है लास्ट वीक के अंदर भी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वेबसाइट का एरर आ रहा था और वेबसाइट चल नहीं रही थी। जी तो गुड न्यूज़ ये है कि वेबसाइट वर्किंग में है। अब देखते हैं कि अपडेटेड भी है या नहीं। शरिया कंप्लाइंट इक्विटी की तरफ चलते हैं, मैं भी उसमें काम करता हूँ और आपको भी यही कहूँगा कि शरिया कंप्लाइंट में ही काम करें। थोड़ी बहुत दिल को तसल्ली तो रहती है ना। फिर जी जो फेब 3 का डाटा है, अलाइड बैंक इस्लामिक स्टॉक फंड ने 0.4% का रिटर्न दिया, 0.64। देख सकते हैं आपके वहाँ पे जो KMI 30 में हमने नैव देखी थी वो नैव की बात करूँ परसेंटेज थी वो 0.72% थी। तो उस हिसाब से जो नैव है आपको फेब 3 के हवाले से इसके आसपास ही नज़र आएगी। कोई आउट परफॉर्म कर जाता है तो एक सेपरेट चीज़ है, उनकी सिलेक्शन ऑफ शेयर्स जो है वो वेरी करेगी। लेकिन ओवरऑल जो आपको यूनिट प्राइस नज़र आएगी जो इजाफा हुआ है वो इसके आसपास ही होगा। दूसरे फिर उसके बाद आ जाता है जी फेब 3 में अल अमीन शरिया कंप्लाइंट स्टॉक फंड, शरिया स्टॉक फंड सॉरी, जो 0.6% इजाफा हुआ। अल हबीब का 0.65 है। अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड का 0.46% है। काफ़ी एक चीज़ देखी जाती है कि अल मीज़ान जो है वो काफ़ी चीज़ों में थोड़ा लैग कर रहा है स्टॉक फंड की परफॉर्मेंस के लिहाज से, लेकिन इन कंपैरिजन अगर हम बाकी फ़ंड्स को देखें वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अल मीज़ान की आज की परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही है। जी तो नेक्स्ट है जी अल्फला का GHP इस्लामिक स्टॉक फंड, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जी, 0.86% का रिटर्न दिया है अभी तक के हिसाब से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अलहमरा का भी 0.86% है और उसके बाद अलहमरा अपॉर्चुनिटी फ़ंड का 0.53% है और एटलस का इस्लामिक स्टॉक फंड भी बेहतर परफॉर्म कर गया है मीज़ान से 0.75 और AWT का अपडेटेड नहीं है। फैसल का इस्लामिक स्टॉक फंड भी 0.51 है। फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड 2 जो है वो भी 0.55% का रिटर्न दिया है। HBL का जो स्टॉक फंड है उसने भी बेटर परफॉर्म किया है 0.72%। और HBL का जो दूसरा इस्लामिक स्टॉक फंड है HBL इस्लामिक स्टॉक फंड जो इक्विटी फ़ंड है उसने बेटर परफॉर्म किया है। इस्लामिक स्टॉक फंड ने 0.57% का रिटर्न दिया है और JS इस्लामिक फ़ंड जो है उसने 0.76% का रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न दे गया है। लकी ने भी 0.55 और 0.66 का रिटर्न दिया है। उसके बाद जी मीज़ान एनर्जी फ़ंड का डाटा अपडेटेड नहीं है, काफ़ी इश्यूज़ आते हैं जी इनके। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड का 0.65 रिटर्न रहा है, कंपैरेटिवली अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड के अच्छा रिटर्न दे गया है। अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड भी अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट का है। NBP का 0.28% रिटर्न बहुत बुरा है जी कंपैरेटिवली टू द मार्केट। NBP इस्लामिक स्टॉक फंड का जी बिल्कुल ठीक है। जो एनर्जी फ़ंड है ना, अगर उसकी मैंने जैसे आपको बताया क्योंकि एनर्जी सेक्टर था ही प्रेशर के अंदर, तो उस हिसाब से फिर पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है, बहुत बड़ी बात है। NBP इस्लामिक स्टॉक फंड जो है 0.61% रिटर्न दिया है। NIT ने भी 0.58% रिटर्न दिया है और पाक कतर इस्लामिक स्टॉक फंड ने 0.38% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो जी ये जी आज की पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल मार्केट की परफॉर्मेंस थी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से आपको जवाब दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।